कल के लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट किए थे। आज उसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे ये एक एग्जांपल देखें, इंटीग्रल एक्स डी ऑफ ln x 1 से 2, इसका इंटीग्रल क्या हो। इसमें मेन चीज़ आपको समझना क्या है कि जो ये लिमिट है वो लिमिट जो यहाँ पर d के बाद लिखा हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता क्या है, इसमें मिस्टेक क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि d ऑफ ln x को 1/x लिख देते हैं। d ऑफ ln x इज नथिंग बट 1/x इंटू dx लिख देते हैं, और ये लिखने के बाद यहाँ पर लिमिट नहीं चेंज करते, यहाँ पर 1 और 2 लिख देते हैं, और उसके कारण पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिमिट दे रखा है, ये अपर लिमिट या लोअर लिमिट, ये d के बाद जो दे रखा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पर d के बाद ln x है, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू dx लिखे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, जैसे ये कैसे आया, तो d/dx ऑफ ln x क्या होता है, तो d/dx ऑफ ln x 1/x होता है, और ये dx को इधर भेज दें तो d ऑफ ln x क्या हो गया, d ऑफ ln x बराबर 1/x इंटू dx। तो ये dx/x लिखे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये एक लाइन ध्यान रखना है कि जो लिमिट है हमेशा वो d के बाद जो रहता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और अगर ये चीज चेंज हुआ तो उसमें आपको चेंज करना होगा। तो यहां पर लिमिट ln x बराबर 2 है, तो ln x अगर 2 है, लेकिन अब यहां पर d के बाद क्या आ गया, x आ गया, तो d के बाद x आ गया, तो ln x अगर 2 है तो x आपका क्या होगा, ln x अगर 2 है तो x बराबर आपका e के पावर 2 हो गया। सिमिलरली ln x अगर 1 है तो x क्या हो गया, e के पावर 1। तो ये अब यहां पर लिमिट क्या हो गया, x इक्वल टू ई और x इक्वल टू ई स्क्वायर, तो लोअर लिमिट e, अपर लिमिट e स्क्वायर, और ये x से x क्या हो गया, कैंसल। अब dx आया, अब dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, और अपर लिमिट आपका क्या है, e स्क्वायर, लोअर लिमिट आपका क्या है, e। अब ये 1 dx का इंटीग्रल x लिख दिया, अब अपर लिमिट एक बार पुट कर देंगे, लोअर लिमिट एक बार पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो एक बार x के जगह पे e स्क्वायर, एक बार x के जगह पर e, तो हमारा ये आंसर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये मिस्टेक हो ही जाता है, बहुत मतलब आसानी से लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ये सबको दिख रहा होता है कि d ऑफ ln x 1/x इंटू dx लिखे, और ये गलती से 1 और 2 छोड़ लिख देते हैं, लिमिट चेंज नहीं करते। तो ये यहां पर आपको समझना होगा। इसी एग्जाम्पल को अगर हमें किसी और तरीके से करना हो तो और भी तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि ln x को t मान लें। क्या मान लें, ln x को t सब्स्टिट्यूट करें। तो जैसे ही हम ln x को t माने तो यहां dt हो गया, और गौर करिए यहां x है, तो ln x अगर t है तो x क्या हो गया, e के पावर t। तो x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर t dt। अब यहां पर लिमिट चेंज होगा कि नहीं होगा, तो गौर करिए ये लिमिट अभी ln x के रिस्पेक्ट में है, और हम ln x को ही t माने तो ये d के बाद क्या है, t है। तो d के बाद t, यानी जो ln x ही t है हमारा, तो ln x के जगह पर जब 1 रखेंगे तो t बराबर भी 1 ही है, ln x के जगह पर 2 रखेंगे तो t बराबर भी 2 है, और यहां पर हमारा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, d के बाद t है, तो dt यानी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो t अभी भी वही लिमिट है, यानी ये 1 से 2। तो इस केस में लिमिट चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो यहां d के बाद था उसी को हम लोग t माने थे, और ये d ln x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, यहां d t के रिस्पेक्ट में, तो dt के रिस्पेक्ट में, और t ये t है, तो यही t यहां लिखा हुआ है, तो लिमिट सेम रह गया। तो अब e के पावर t dt, तो ये इंटीग्रल क्या होगा, e के पावर t dt का इंटीग्रल e के पावर t, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है, तो ये e के पावर t का एक बार 2 पुट करें तो e स्क्वायर, एक बार 1 पुट करें तो e स्क्वायर माइनस e आंसर। तो आप चाहें तो कोई भी मेथड यूज करें, दोनों ही सेम ही है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक कॉन्सेप्ट सीखें जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कल हम लोग पढ़ रहे थे। आज हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी के बाद जो वेरिएबल रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, और लिमिट भी हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में दिया रहता है। अगर हमारा वो पॉइंट चेंज होता है, डी के बाद जो रहता है अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, या तो आपको लिमिट का भी ख्याल रखना होगा कि हमें चेंज करने की जरूरत है तो चेंज करेंगे। चलिए आगे देखें एक प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर जीरो है और दे रखा है कि एफ एक्स जो है वेयर एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वेयर एफ एक्स इज अ continuous function in A to B। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि अगर A से B में इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जीरो है, जहां एफ एक्स जो है, जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है A से B में, देन ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन देन एफ एक्स इक्वल टू जीरो विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट, एट लीस्ट वन रियल रूट इन ए टू बी। क्या बोल रहा है इसको थोड़ा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, जहां पर फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं वो फंक्शन ए से बी में हमेशा कंटिन्यूअस है। तो कह रहा है कि ये चीज जीरो तभी हो, अगर ये जीरो है तो जीरो अगर है तो निश्चित रूप से एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ वाई बराबर जीरो को कम से कम एक बार कट करेगा ए और बी के बीच में। कैसे, फिर से समझिए, जैसे गौर करिए, कल हम लोग देख रहे थे कि ज्योमेट्रिकली इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स क्या डिनोट करता है, तो एरिया विथ साइन, एरिया अंडर द कर्व विथ साइन, अलजेब्रिकल एरिया की बात कल कर रहे थे। केवल एरिया वर्ड बोले तो एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो क्या सिचुएशन है। तो इस पर्टिकुलर केस में इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये गौर करिए, ये एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, लेट से ये एफ एक्स है, अब ये एफ एक्स है और ये ए है और ये बी है, और ए से बी में एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल जीरो हो रहा है। तो ये जीरो तो तभी हो सकता है जब ये जितना निगेटिव होगा, जैसे इसका वैल्यू लेट से अगर ये -2 है तो ये +2 होना पड़ेगा, क्यों, और ये अगर ऐसा है तो ये निश्चित रूप से, ये गौर करिए, ये y बराबर एफ एक्स का कर्व है और ये आपका y बराबर क्या हुआ, जीरो, एक्स एक्सिस सॉरी, तो ये y बराबर जीरो और y बराबर एफ एक्स, क्योंकि हम एफ एक्स बराबर जीरो की बात कर रहे हैं, और किसी भी इक्वेशन का ग्राफ से सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, y बराबर लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं, y बराबर राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाते हैं, और वो जहां पर कट करता है वही उसका सॉल्यूशन है। तो y बराबर एफ एक्स और y बराबर जीरो, आप गौर करिए, ये निश्चित रूप से अगर ये कट नहीं करेगा तो कभी भी ये टोटल a से b में जो इंटीग्रल है ये जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि भाई ये कट करेगा तभी तो कुछ पोर्शन निगेटिव में होगा और कुछ पोर्शन पॉजिटिव में, और निगेटिव प्लस और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। जैसे अगर आपको कोई कहे कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये जीरो हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है जीरो। क्यों पॉसिबल नहीं है जीरो, क्योंकि ये एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है और ये एरिया कभी भी जीरो नहीं हो सकता अलजेब्रिकल, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है। इसी तरह से नीचे होगा तो कुछ एरिया ऐसे रहा तो पॉजिटिव, कुछ नीचे होगा तो निगेटिव। तो इस केस में यहां पर कुछ पोर्शन पॉजिटिव है, कुछ पोर्शन क्या है, निगेटिव है। तो कम से कम एक जगह इस पॉइंट पे ए से बी में
y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर 0 को यानी एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। जैसे आप ऐसा भी ग्राफ बन सकता है कि कोई ऐसा ग्राफ हो ए से बी में, ये ए है ये बी है, और जो टोटल एरिया की बात करें अलजेब्रिकल एरिया, मतलब ये निगेटिव होगा ये निगेटिव होगा और ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव एरिया। तो जितना मैग्नीट्यूड ये है अगर उतना ही मैग्नीट्यूड इन दोनों का भी मिला के है, इन दोनों को ऐड करने से है, तो ए से बी में इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये 0 अगर हुआ तो निश्चित रूप से एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस को एक या एक से ज्यादा जगह पर क्या करेगा, कट करेगा। जैसे यहां पर कट कर रहा है या यहां पर कट कर रहा है, आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स 0 तभी पॉसिबल है जब एफ एक्स एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्यों, आप आसान समझ पाए या नहीं कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये आप देखिए ये बहुत सिंपल सा कि भाई ये टोटल इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स 0 कैसे होगा। अगर इसको 0 होना है तो कुछ पोर्शन निगेटिव होगा कुछ पोर्शन पॉजिटिव होगा, और जितना निगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तभी 0 हो सकता है। और निगेटिव और पॉजिटिव अगर एग्जिस्ट करना है तो निश्चित रूप से ये फंक्शन एक्स एक्सिस के कुछ पोर्शन नीचे होगा कुछ पोर्शन ऊपर होगा, यानी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसके बेसिस पे इसका यूज करके कुछ एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ 2a plus 3b if 2a plus 3b plus 6c equal to 0 where a greater than 0 greater than b greater than c, then so that the equation ax square plus bx plus c equal to 0 will have exactly one real root in between 0 to 1। यानी 0 से 1 में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा अगर ये दे रखा है तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। क्या कि इंटीग्रल अभी अभी जो पढ़े उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। 0 से 1 में बात कर रहा तो 0 से 1 में इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इंटीग्रेट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 0 से 1 में ये इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और सी है तो सी 1 का एक्स, और हमारा लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 1। यानी अब एक बार 1 डालें एक बार 0 डालें, तो इसमें 1 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c, और 0 डालेंगे तो आप देखिए ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यानी सारा टर्म क्या हो गया 0। अब गौर करिए इसको, ये तो 0 हो गया, यानी एलसीएम लीजिए तो ये 6 होगा, और इसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 6c, और इस 2a प्लस 3b प्लस 6c का वैल्यू हमें दे रखा है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है 0 के बराबर, यानी 2a प्लस 3b प्लस 6c का वैल्यू 0 है, तो 0/6 हमारा क्या हो गया 0। तो अब गौर करिए क्या दिख रहा है, इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स,
इंटीग्रल 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इंटीग्रल अभी अभी जो हम पढ़े रिजल्ट कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है कि एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स का कम से कम एक रूट होगा रियल रूट ए से बी के बीच में, यानी और एफ एक्स इक्वल टू 0 का। तो यहां पर एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इस पर्टिकुलर रिजल्ट से हमारा आउटकम क्या आया कि दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट one real root in 0 to 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करने बोला है, एटलीस्ट नहीं, क्या प्रूफ करने बोला है, एग्जैक्टली वन रियल रूट। तो एग्जैक्टली वन रियल रूट प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में यूज करेंगे कि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रियल रूट कैसे प्रूफ किया जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग रूट थोड़ी देर के लिए मान लें कि अल्फा और बीटा है। तो इस इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा है। ये तो क्लियर हो चुका है कि एक रियल रूट है जो 0 और 1 के बीच में। कहां से ये आया, तो जो पिछला प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे उस प्रॉपर्टी से है। अब ये गौर करें कि इसका रूट अल्फा और बीटा है और यहां पर सम ऑफ रूट हमारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। अब आप गौर करें सी हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी ए 0 से बड़ा है और सी 0 से छोटा है, यानी सी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब गौर करिए सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो यहां पर गौर करिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो बी तो निगेटिव है और ए पॉजिटिव है। तो बी निगेटिव है ए पॉजिटिव है, एक माइनस साइन ए पहले से है, बी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, यानी ये निगेटिव इंटू निगेटिव ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे सम पॉजिटिव हो गया, प्रोडक्ट निगेटिव हो गया। तो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव। अब यहां से क्या आउटकम निकल रहा है, तो ये हमारा इससे ज्यादा आसानी से इसी से हमारा आउटकम निकल जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव तभी हो सकता है जब एक रूट पॉजिटिव हो और एक रूट निगेटिव हो। यानी इस इक्वेशन का दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर दोनों का दोनों रूट पॉजिटिव होगा तो ये 0 से 1 में दोनों रूट लाइक कर सकता है, लेकिन यहां पर ये क्लियर है कि इसका कम से कम एक रूट 0 से 1 में है, लेकिन दूसरा मस्ट भी क्या हो चुका है, निगेटिव। कहां से आया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट निगेटिव है, तो यहां से एक रूट पॉजिटिव और दूसरा क्या हुआ, निगेटिव। तो यानी जो दो रूट हुआ एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का, उसमें एक रूट पॉजिटिव है जो 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहां से हमारा प्रूफ हुआ कि एग्जैक्टली वन रूट ही लाई कर रहा है, क्योंकि दूसरा मस्ट भी क्या हो चुका है, निगेटिव हो चुका है। चलिए, ये हमारा एक सिंपल सा क्या था, एप्लीकेशन था, इसके बेसिस पे जो अभी हम लोग पढ़े। इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली एलएमबीटी जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़े हैं उसके बेसिस पे कैसे उसमें इंटीग्रल का यूज करके क्वेश्चन बना दिया जाता है उसको समझते हैं। सो दैट इंटीग्रल 1/2 to 3/2 tan x dx इक्वल टू tan c for at least one c between 1/2 to 3/2। आपको क्या शो करना है कि इस इंटीग्रल का वैल्यू tan c के इक्वल है
इस इंटीग्रल का वैल्यू किसके इक्वल है? tan c के इक्वल है 1/2 और 3/2 के बीच में कोई ना कोई ऐसा c एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें शो करना है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इंटीग्रल tan x dx सबको पता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इंटीग्रल tan x dx को f(x) मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? f of x प्लस c, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? tan x। अब गौर करिए, अगर इंटीग्रल tan x dx f(x) है, इसको c नहीं लेते हैं क्योंकि c अलग से ये दे रखा है, लेट्स से लैम्डा। तो इंटीग्रल tan x dx f(x) प्लस लैम्डा है, तो 1/2 से 3/2 में इंटीग्रल tan x dx क्या हो जाएगा? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? f(x) और इसमें लिमिट हम क्या लगा देंगे? 1/2 से 3/2, यानी एक बार 3/2 रखेंगे क्योंकि हम इसका इंटीग्रल मान चुके हैं थोड़ी देर के लिए कि ये f(x) है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये f of 3/2 और ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? f of 1/2। एक बार 3/2 पुट करिए, एक बार 1/2 पुट करिए। अब गौर करिए, अब इसके बाद एक लाइन में आप थोड़ा ध्यान दें, f of 3/2 माइनस f of 1/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/2 बराबर इक्वल टू क्या होता है? f डैश c। ये कहां से लिखा हूं? फॉर एल फ्रॉम LMVT, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। आप पढ़े हैं, सब लोग पढ़े होंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होता था लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम? कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इंटरवल a से b में और डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल a टू b में, तो कम से कम एक c ऐसा एग्जिस्ट करता है जहां f डैश c जो होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के इक्वल होता है। तो गौर करिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए को एफ डैश सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका इंटीग्रल, ये जो फंक्शन है तो ये इंटीग्रेट हुआ है, तो इसकी ये कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। क्यों? क्योंकि इसका अगर ये इसका इंटीग्रल ये है तो इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आएगा, तो यानी ये निश्चित रूप से क्या होगा? डेरिवेबल होगा। तो ये फंक्शन डेरिवेबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो फ्रॉम LMVT हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। और ये गौर करिए, यहां पर इंटीग्रल tan x dx का वैल्यू 1/2 से 3/2 में ये आया है, तो इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है। और 3/2 माइनस 1/2 ये तो 1 है, तो ये एक्स्ट्रा 1, तो ये एफ डैश सी के क्या हो गया? इक्वल। और ये अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है? f ऑफ 3/2 माइनस f ऑफ 1/2, और ये आपका किसके इक्वल है? f डैश सी। और f डैश सी यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश सी कैसे निकलेगा? तो इसको डिफरेंशिएट करके x के जगह पे c पुट करना, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x हमारा tan x होगा और x के जगह पर हम क्या पुट कर दें? c, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? tan c। तो ये गौर करिए, और ये इंटीग्रल tan x dx 1/2 से 3/2 इसका वैल्यू ये आया था, तो इस वैल्यू को हम f डैश सी लिख सकते थे। और f डैश सी किसके इक्वल आ गया? tan c के। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। एक बार और फिर से समझ लीजिए, गौर करिए, आपको ये प्रूफ करना है कि 1/2 से 3/2 में इस इंटीग्रल का वैल्यू tan c होगा, जहां c कम से कम एक ऐसा होगा 1/2 से 3/2 के बीच में। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको इंटीग्रेट करके लिखने की बजाय इसका इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए f(x) मान लेता हूं। तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया? 1/2 से 3/2 tan x dx, यानी f(x) 1/2 से 3/2, और ये हो गया क्या? f(b) माइनस f ऑफ 3/2 माइनस f ऑफ 1/2। और इसी चीज को मैं LMVT के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर इसी में मैं 3/2 माइनस 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो सिंस इसमें 1 से डिवाइड 1 को मैं इस तरह से लिख दिया b माइनस ए, तो वही वो 1 को लिखा, और ये f डैश सी के इक्वल। अब f डैश सी क्या है? तो f डैश सी मतलब इसको डिफरेंशिएट करके x के जगह पे c पुट करें,
तो इसको डिफ्रेंशिएट करें मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है 10x, और x के जगह पर क्या है c, तो x के जगह पर c पुट कर दिए, तो ये आपका क्या वैल्यू हुआ f(3/2 - f(1/2) tan c के इक्वल आ गया। आज हम लोग यहीं रखते हैं, अगले लेक्चर से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बेसिस पे काफ़ी एप्लीकेशन होता है, बहुत ढंग का हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।